दोस्तों, हाल ही में अमेरिकन ट्रूप्स पर हमला हुआ है सीरिया के अंदर। और वो जो हमला हुआ है वो बड़ा घात लगाकर हुआ है। अमेरिका ने इस बात को कंडेम किया है और ये कहा है कि आज हमारे 2 सैनिक मारे गए हैं, एक सिविलियन मारा गया है। लेकिन बात यह है कि जब हम लोग इसका रिटालिएट करेंगे, इसका बदला लेंगे, तो फिर वो घाव बड़े गहरे होंगे। अमेरिका ने इस बात को पब्लिकली जो है अनाउंस किया है। आईसीस इस बात को जरूर याद रखे। लेकिन बात यह है कि आखिरकार अमेरिका कर क्या रहा है, उसको क्या दर्द है जिससे वो आज सीरिया के अंदर मौजूद है। 1000 लोगों का, सैनिकों का, सोल्जर्स का ट्रुप आज सीरिया के अंदर मौजूद है। अमेरिका को ऐसी क्या मिर्ची लगती है, उसको ऐसा क्या दर्द है कि दुनिया के हर कोने के अंदर वो पहुंचना चाहता है। चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो ताइवान हो, चाहे फिर वो सीरिया हो, या फिर इराक, ईरान, हर जगह वो अपनी मौजूदगी को दर्ज करना चाहता है। ऐसी ही मौजूदगी हाल ही में उसने पाकिस्तान के अंदर भी दर्ज की। और पाकिस्तान के अंदर यह कहा कि हम जो है यहां पर आगे आने वाले समय के अंदर अपना मिलिट्री बेस तैनात करेंगे, बनाएंगे यहां पर। अब अमेरिका जो है वो सीरिया के अंदर अपने ट्रूप्स को तैनात किया हुआ था और वहां पर आईसिस के खिलाफ कैसी रणनीति तैयार की जाए, उसको लेकर एक मीटिंग चल रही थी 13 दिसंबर को। उसी मीटिंग के अंदर ये सोल्जर्स भी शामिल होते हैं, ये सभी लोग वहां पर शामिल होते हैं। और उसके बाद में आईसिस के जो लड़ाके हैं वो घात लगाकर हमला करते हैं और उसमें अमेरिका के 2 सैनिक मारे जाते हैं और एक सिविलियन जो है वहां पर भी मारा जाता है। तो फिर उस बात को लेकर अमेरिका जो है वो अब रिटालिएट कर रहा है कि आखिरकार इस हमले को कैसे देखा जाए, कैसे इसका बदला जो है लिया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अलकायदा, ओसामा बिन लादेन जो कि सरगना था अलकायदा का, अमेरिका ने किस तरीके से उसको निस्तनाबूद किया था एबटाबाद में जाकर पाकिस्तान के अंदर। और अब जो है अमेरिका की रणनीतियां और भी बदलने वाली हैं इस हमले के बाद में। तो आईसिस ने अटैक किया है। बड़ा विस्तार से बताऊंगा कि आखिरकार ये जो ग्रुप है आईसिस, वो सीरिया के अंदर क्या कर रहा है और अमेरिकन ट्रूप्स के ऊपर हमला क्यों हुआ, इसमें ईरान का इसके अंदर क्या रोल है, और ईरान ने इराक और साथ में सीरिया का इस्तेमाल करके कैसे लेबनान को वो काम में ले रहा है। तमाम बातें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो रिसेंटली एक डेडली एम्बुश हुआ है। एम्बुश आप लोग जानते हैं कि बड़ा घात लगाकर हमला होता है, मतलब दुश्मन का इंतजार किया जाता है। आप लोगों ने एक वो फिल्म देखी होगी जो कि हमने उसमें जो पीओके है वहां पर जाकर टेररिस्ट जो कैंप थे उनको उड़ाए थे। एम्बुश किया था, घात लगाकर जो है, मतलब देखा, दुश्मन का इंतजार किया और फिर जो है उसके ऊपर हमला किया। एम्बुश इसको कहते हैं। तो एम्बुश जो है वो डेडली एम्बुश हुआ है सेंट्रल सीरिया के अंदर। और वहां पर 2 यूएस सोल्जर्स और एक सिविलियन जो है, इंटरप्रेटर जिसका नाम है, वो उसके अंदर उसकी डेथ हुई है। ठीक है। और 3 लोग घायल हुए हैं। और ये हुआ कहां पर है? पालमायरा के अंदर। और जिस समय ये काउंटर टेररिज्म की ऑपरेशन चल रही थी उस समय हुआ। तो मैप में आप देखिए, यह है दमिश्क और यह है पालमायरा। दमिश्क से लगभग 250 किलोमीटर अवे, 250 किलोमीटर दूर सीरिया की कैपिटल से, यह है पालमायरा। यहां पर जो है वो अटैक हुआ है। अब अटैक क्यों हुआ है, पहले तो वो रीजन समझ लीजिए। इराक जो है उसका पड़ोसी एक राष्ट्र है यहां पर, ईरान। अब ईरान ने एक थ्योरी जो है वो बनाई हुई है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस उसको कहते हैं। मतलब ईरान जो है वो इजराइल से बदला लेने के लिए अपने दुश्मनों को इजराइल के चारों तरफ, यानी कि अपने जो सहयोगी हैं उनको इजराइल के चारों तरफ तैनात कर दिया है। जैसे लेबनान में आप देखेंगे, यहां पर लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को बनाया हुआ है, हिजबुल्लाह को बनाया हुआ है। फिर आप देखेंगे इजराइल के अंदर ही गाजा स्ट्रिप पर हमास है, यहां पर हमास है। और फिर यमन के अंदर होतीज है। ये सारे जो ग्रुप मैंने बताए, हिजबुल्लाह, साथ ही के अंदर हमास और होती, इसको कौन सपोर्ट करता है? ईरान। और ईरान के अंदर एक इंटरनेशनल फोर्सेस का नाम कहते हैं ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, IRGC उनको कहा जाता है। उनका काम यह है कि इंटरनेशनल जो मुद्दे हैं एज अकॉर्डिंग टू डिफेंस, उनको वो डील करता है। इसलिए ईरान जो है वो IRGC की मदद से, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प, इनकी मदद से वो लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह और हमास और साथ ही के अंदर
होती जो है इनको सपोर्ट करते हैं बाय फाइनेंस एंड इक्विपमेंट्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स। अब जो है ईरान पहुंचना चाहता है लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के पास में। अब उसको दो चीज पहुंचानी है, एक तो वेपन पहुंचाना है, एक फाइनेंस पहुंचाना है। रास्ता क्या होगा? वो रास्ता अख्तियार करता है इराक के रास्ते। इराक पहुंचेंगे, इराक से फिर सीरिया पहुंचेंगे और सीरिया से फिर लेबनान के अंदर जाएंगे। अब एक्चुअली में क्या है कि ये जो रास्ता अख्तियार किया हुआ है, इसी रास्ते पर अब अमेरिका जो है, यूएसए, इसकी एंट्री होती है। यहां पर किसकी एंट्री है? अमेरिका की एंट्री होती है। और अमेरिका ये कहता है कि भाई ये जो आपकी सप्लाई है, इस सप्लाई को हम लोग एंड कर देंगे, क्योंकि आपकी जो सप्लाई है वो इराक से होते हुए, पालमारा से होते हुए और फिर कहां पर जा रही है? लेबनान के अंदर जा रही है। तो यूएसए इस रोल के अंदर था कि इस सप्लाई को हम लोग नहीं होने देंगे। अब आईसिस को यह पता है कि हम तो सपोर्टर हैं, हम अमेरिका के खिलाफ हैं। अब इसमें आईसिस जो है वो ये कहता है कि भाई ठीक है, हम अमेरिका के खिलाफ है, अमेरिका की मौजूदगी वहां पर पसंद नहीं करेंगे, इसीलिए आईसिस ने वहां पर घात लगाकर हमला किया। यह बात आपको समझ में आ चुकी होगी, थोड़ा सा बेस क्लियर हुआ होगा। अब जैसे ही हमला किया तो आईसिस ने हमला किया पालमायरा के अंदर, और वहां पर यूएसए के ट्रूप्स के जो 1000 लोग वहां पर तैनात है उनमें से मारे गए। लेकिन अमेरिका को आखिरकार क्या दर्द है कि वो सीरिया के अंदर तैनात है। अमेरिका जिसने दुनिया की ठेकेदारी ली हुई है, वो ठेकेदार जो है वो आज इतना मजबूत हो चुका है कि उसने अलग अलग देशों के अंदर अपनी ठेकेदारी जो है कायम कर रखी है कि ये बिल्डिंग मैं बनाऊंगा, ये मैं करूंगा, ये सारा काम मैं करूंगा, तुम घबराओ मत। वैसे ही दुनिया के अंदर जो आतंकवाद फैला हुआ है उसको काउंटर करने के लिए काउंटर टेररिज्म ट्रुप्स जो है वहां पर भेजी जाती हैं। जैसे पाकिस्तान को हाल ही में $686 मिलियन का फंड किया गया, और वो इसलिए किया गया था कि पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म जो है वो कर सके, टेररिज्म के खिलाफ लड़ सके। और आपको पता है हाल ही के अंदर जो एलटी है, एलटी ने आसिम मुनीर को ऑफर दिया है कि हमको ज्वाइन कर लो, हम तुमको चीफ बना देंगे, है ना। और अफगानिस्तान से लड़ने के अंदर हमारी जरूरत पड़े तो बता देना। मतलब मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं इनडायरेक्टली कि एलएनटी जो है लश्कर तैयबा ने आसिम मुनीर को कहा कि अफगानिस्तान से लड़ना हो तो बता देना। और इनडायरेक्टली एक इनविटेशन पहुंच गया आसिम मुनीर के पास में कि अगर पाकिस्तान की आर्मी से कभी निकलना हो तो लश्कर तैयबा ज्वाइन कर लेना। अब बात यह है कि यहां पर ये जो अटैक हुआ है, अब इसके पीछे की और कहानी हम लोग समझेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में इसको एक रिग्रेट के तौर पर, ये जो है कंडोलेंस के तौर पर एक ट्वीट जो है वो भी जारी किया कि हम इसका बदला लेंगे। ठीक है, ये सब कुछ चल रहा था। सीरिया ने भी इसको कंडेम किया कि हमारे देश के अंदर ऐसा हो रहा है, हमारे देश के अंदर ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये सब कुछ था। ये पहली बार अटैक हुआ है सिंस असद्स फॉल, नो क्लेम्स सो फार। बशर अल असद की सरकार गिरने के बाद ये पहली बार अटैक हुआ है। लेकिन आखिरकार ये जो बशर अल असद है, ये 2024 दिसंबर के अंदर, 8 दिसंबर 2024 को सीरिया को छोड़कर रशिया भाग जाता है, रूस भाग जाता है। अब वो क्यों भाग जाता है वो भी समझिए आप। एक्चुअली में सीरिया में बहुत लंबे समय से सिविलियन वॉर चल रहा है, वहां पर सिविलियन वॉर चल रहा है। ठीक है, सेना और वहां की जो सरकार है उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब एक्चुअली में क्या है कि सेना को, यानी कि सेना तो नहीं कहेंगे, है ना, आतंकवादी संगठन कहेंगे उसको। तो एक जो है वो एक ऐसा ही गुट जो है वो तैयार होता है जिसका नाम होता है एचटीएस, ये इसका ग्रुप का नाम है। 2016 के अंदर इस ग्रुप का नाम जो है वो बदल दिया जाता है। पहले तो उसका जो था वो फ्रंटियर ग्रुप था, 2016 में इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया जाता है, एचटीएस ग्रुप रखा जाता है। और ये एचटीएस ग्रुप जो है इसको अमेरिका ने एक आतंकवादी संगठन जो है वो घोषित किया हुआ है 2018 के अंदर ही। अमेरिका एक लिस्ट जारी करता है जिसको कहते हैं कि वो एफटीओ की लिस्ट है। एफटीओ की लिस्ट वो होती है जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस को शामिल करते हैं जिसको अमेरिका आतंकवादी संगठन मानता है, उसके अंदर ही एचटीएस को भी शामिल कर दिया। अब 2024 के अंदर क्या हुआ कि बशर अल असद की सरकार थी जो कि अमेरिका को सपोर्ट करती थी, उसको हटाकर एचटीएस का जो चीफ है वो वहां पर आता है, और उसके कारण बशर अल असद भागकर रूस चल जाता है, रशिया चला जाता है। ठीक है, अब वो पूरा कैप्चर जो है वो किसके हाथ में आता है? एचटीएस के चीफ के हाथ में आ जाता है। अब वो जो है वो अमेरिका के खिलाफ है।
अब ये जिसको मैं ग्रुप बता रहा हूं HTS, ये किससे जुड़ा हुआ है? अलकायदा से जुड़ा हुआ है, अलकायदा से। इसकी जो काम करने की रणनीतियां हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो सब अलकायदा के हैं। और आपको पता है कि अलकायदा को तो ढूंढ ढूंढ कर मारा अमेरिका ने, है ना? अमेरिका ने ढूंढ ढूंढ कर मारा। ठीक है, जब ओसामा बिन लादेन को ही ढूंढ लिया है तो उसके बाद तो फिर मारना ही था। तो इसके जो कनेक्शंस हैं वो किसके साथ में जुड़े हुए थे? HTS के, अलकायदा के साथ में जुड़े हुए थे, इसीलिए एक आतंकवादी संगठन घोषित किया। अब एंट्री होती है आईसिस की। आईसिस ये कहता है कि भाई अमेरिका क्या कर रहा है यहां पर, अमेरिका जो है उसकी मौजूदगी यहां पर नहीं होनी चाहिए, और वो हमला करता है। तो ये पूरी कहानी थी। और यूएसए जो है वो क्या कर रहा है, वहां पर सोल्जर्स को तैनात किया हुआ है। रिसेंटली आपको पता होगा अमेरिका ने कहा था कि हम जो है वो बगराम एयरपोर्ट लेना चाहते हैं अफगानिस्तान का, वापस से हम लोग ट्रूप्स तैनात करेंगे। जो बाइडेन ने तो ये कह दिया था कि हम तो ट्रूप्स को विड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम अफगानिस्तान, क्योंकि अमेरिका के जो लोग थे वो विरोध करते थे अमेरिका का कि वे हमारे घर के बच्चे जो है उनको लेके जाते हो तुम लोग विदेशी धरती के ऊपर और वहां पर वो मर जाते हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? अमेरिकन जो सिटीजन है वो इसका बात का विरोध करते हैं। तुम्हारा इतना पैसा खराब हो रहा है, इतने लोग खराब हो रहे हैं। और इस बात को समझकर ही जो बाइडेन ने क्या किया था, डिसीजन किया था कि हम लोग अफगानिस्तान से बाहर जाएंगे। ठीक है, और आज वापस से वही बात दोहराई जा रही है अमेरिका के अंदर, वापस से वो लोग विरोध कर रहे हैं, है ना? तो ये पूरी कहानी है इसके पीछे। दोस्तों आप लोग डीप वर्क इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इलॉन मस्क, बिल गेट्स, रतन टाटा, ये बेसिकली एक टेक्निक से काम करते हैं। वो टेक्निक्स 30 टेक्निक्स मैंने बताई अपने कोर्स के अंदर, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। साथ ही में 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एवरी प्रॉब्लम गिव्स यू अपॉर्चुनिटी। जहां पर समस्या है, जहां पर प्रॉब्लम्स है, अपॉर्चुनिटी वहां पर है। और जो व्यक्ति प्रॉब्लम्स के अंदर अपने अवसर को ढूंढता है उस व्यक्ति को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और जो ये कहता है कि मेरी जिंदगी के अंदर दिक्कत है, इससे बड़ा यानी कि कहते हैं कि दुर्भाग्यशाली कोई व्यक्ति जन्म नहीं ले सकता है इस धरती के ऊपर। वो कहता है कि मेरे जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन इतिहास उसने बनाया है जिसने अपनी प्रॉब्लम्स के अंदर अपॉर्चुनिटी को ढूंढा है। आपकी जिंदगी में दिक्कत है, बहुत अच्छी बात है, आप उसको अपॉर्चुनिटी बनाइए। 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज जो है वो आप अगर पूरा करेंगे तो ये चैलेंज जो है, ये चुनौती जो है वो अवसर के रूप में आगे सामने निकल कर आएगी। जिसने प्रॉब्लम सॉल्व किया वो आगे बढ़ा है। तो दीपक इंदौर ऑफिशियल आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।